स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद्य परिषद एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2023। कहने का मतलब है दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023। तो ऐसे विद्यार्थी आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जो दोस्तों 22 मार्च को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, ठीक है, जेक बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये मत समझिएगा कि हिंदी का एग्जाम है तो मैं स्किप करके जाऊंगा, तो स्किप करने का जरा से भी कोशिश मत कीजिएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है 22 मार्च, ठीक है, हिंदी के लिए। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 40 ऐसे एमसीक्यू प्रश्न, ठीक है, जो दोस्तों आपके हिंदी के पेपर में डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चंस पेपर में दोस्तों क्वेश्चंस रहने वाला, ठीक है, जैसा कि गद्यांश पद्यांश रहेगा, ग्रामर रहेगा, ठीक है, यानी कि व्याकरण और बुक से प्रश्न रहेगा, सेम इसी प्रकार का रहने वाला दोस्तों। इसलिए वीडियो को दोस्तों जरा से भी स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर जो भी स्किप करके जा रहे हैं तो वो चैलेंज के रूप में आज की इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, और कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पूर्णांक की बात कर 40 नंबर का रहने वाला है और समय दोस्तों 1.5 घंटा दिया जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों खंड का रहेगा अपठित बोध रहेगा, ठीक है, इसको पढ़ के दोस्तों 5 नंबर यहां पर पक्का करना, ठीक है। सबसे पहले गद्यांश दिया रहेगा, उसके बाद दोस्तों आपको पद्यांश भी दिया रहेगा, यानी कि अपठित बोध में दोस्तों आपको 10 नंबर पक्का करना। किस प्रकार से पक्का करना देख लीजिए यहां पर, ठीक है। देखिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या को, यानी कि जो भी प्रश्न पूछा है उसका सही जवाब देना, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां पर गद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास सब कुछ है, विचार जो भी अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों की नींव पर आज मानव ने अपनी चेष्टा की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। कहने का मतलब दोस्तों अगर ये सिंपल सा इस गद्यांश को हम लोग समझते हैं, हालांकि समझने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसी में से दोस्तों प्रश्न पूछा है और उसका आप सही से उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। तो मानव जाति में दोस्तों सब कुछ होता है, उसके पास सोचने का क्षमता होता है, ठीक है, तर्क होता है, अच्छा तर्क होता है, उसके पास दोस्तों ऐसा विचार आता है कि जो कोई के यानी कि किसी भी जीव जातियों में नहीं आता, सिर्फ मनुष्य के छोड़कर। यही बात क्या है, ठीक है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास सब सद्विचारों का अभाव रहता है, तो उसका वह मानव कुविचारों से ग्रस्त होकर, ठीक है, उसका जो मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान की बहिर्भूत हो जाता है। जो सद्विचार व्यक्ति होते हैं उनके मन में अच्छी अच्छी भावना होती है और अच्छी भावना के कारण आगे बढ़ते हैं, और अगर उनके मन में दोस्तों कुविचार आ जाए, गंदे विचार आ जाए, तो वह जीवन में कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। मानवीय बुद्धि जब सद्भावों से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त हो रहती है तो उसकी अच्छाइयाँ का कोई अंत नहीं होता है। हाँ, किंतु जब यहाँ वहां कुविचार अपना घर बना लेता है तो दोस्तों उसको रोक, यानी बर्बाद होने से उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। हिंसा और पापचार का दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है उसका साथ देती है। तो जैसे ही दोस्तों मैं आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति अपना शक्ति तर्क का इस्तेमाल करता है तो वो मनुष्य ही कर सकता है, अन्यथा कोई भी जीव जंतु पशु कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, गद्यांश के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो किसका योगदान है दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये गद्यांश, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका विवेक और विचारों का, ठीक है, विवेक और विचारों का योगदान है, यानी कि मानव शक्ति मानव जाति को महत्व प्रदान करने के लिए अच्छा विवेक और विचार आना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर कहता है गद्यांश का प्रश्न कि मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव होती है दोस्तों उसके सद्विचार, अच्छे भाव, अच्छे विचार के कारण मनुष्य आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। 3 नंबर कहता है कि विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। तो विचारों की पूंजी में दोस्तों शामिल नहीं होता है, उत्साह शामिल नहीं होता। जैसे कि हम लोग गद्यांश में पढ़े तर्क, विवेक, बुद्धि तीनों शामिल था मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन विचारों को पूंजी में शामिल कोई किसी प्रकार का उत्साह नहीं होता है, ठीक है, शामिल। 4 नंबर कहता है गद्यांश का प्रश्न कि मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है।
काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये गद्यांश 100% लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। मानव में पार्श्विक वृत्तियां प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है, तो कहा जागृत होता है दोस्तों, तो कुविचारों के कारण, गंदे गंदे विचारों के कारण जो अच्छे मनुष्य भी रहते हैं वो जो है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जिसका अगर कुविचार मन में आ गया तो वो आगे नहीं बढ़ सकता, बस सिंपल सा। 5 नंबर है कि सद्विचार का विलोम शब्द क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। सद्विचार का विलोम शब्द क्या होता है, तो दुर्विचार होता है। ये तो समझने वाली बात है, क्या विलोम शब्द आता है कि नहीं आता है। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों एक और आ गया, पद्यांश आ गया। जैसे मैं आपको वीडियो में स्टार्ट करने से पहले बोल दिया था, गद्यांश और पद्यांश रहेगा, ठीक है। पद्यांश को हम लोग पढ़ते हैं और इसमें भी 5 गो प्रश्न आपका पूछेगा, ठीक है। दिया गया पद्यांश की तिनका तिनकर लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पहुंचता बहते आंसू जो भी कर एक रूल आएगा, ठीक है। रचने से ही आ पाता है जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं। आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद ही जल जाते हैं। और आगे लिखा गया दोस्तों, जो खुद मिटने वाले होते वे रचते हैं इतिहास नया, ठीक है। मंत्र नाश का पढ़ा करे कुछ, द्वार द्वार पर जा करके फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। तो कुछ अच्छा ये वाला दोस्तों, ये कुछ अच्छा जो आपको बता रहा था ये पद्यांश से दोस्तों एक सीख दिया गया, ठीक है। जो है वही इतिहास को रच सकता है जो मेहनत के काबिल होता है। तो मेहनत कीजिए और आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो लगन और होशियारी के साथ मेहनत करना है ताकि आपके सामने वाला आपका जो है छीन न जाए, यानी कि टॉप बनने का जो है कोशिश ये छीन न जाए, ठीक है, टॉप, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है 6 नंबर का प्रश्न, जो कि ये पद्यांश का प्रश्न है, ठीक है। कि सृजन के आकाश से क्या आशय है, तो सृजन के आकाश से यही आशय मिलता हम लोग को कि चिड़िया का नया घोंसला, ठीक है, चिड़िया का नया घोंसला, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर की चिड़िया अपना घोंसला क्या क्या जोड़कर बनाती है, तो तिनका तिनकर लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, यानी कि ऑप्शन सी। कहिएगा सर एक ही बार में आपको पद्यांश भी याद हो गया, बढ़िया, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी याद करना, ठीक है। पद्यांश को नहीं उसके द्वारा पूछेगा प्रश्नों को अच्छी तरह से सोच समझकर उत्तर देना, ठीक है। मानव और दानव में क्या अंतर होता है, तो दोस्तों मानव और दानव में यही अंतर होता है, मानव आंसू पूछते हैं, ठीक है, और दानव आंसू लाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मानव आंसू पूछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। ओके नेक्स्ट 9 नंबर का था दोस्तों कि नाश का विलोम शब्द क्या है। काफी बच्चे यहाँ पर गलत करते हैं और 100% में से दोस्तों मैं कह रहा हूं, ठीक है, 99% बच्चे एग्जाम में गलत करके आएंगे। नाश का विलोम शब्द अधिकतर बच्चों का कमेंट आएगा सर विनाश होगा, लेकिन विनाश दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं है। नाश और विनाश दोस्तों दोनों एक शब्द है और इसका विलोम पूछा है, तो विनाश का उल्टा, नाश का उल्टा क्या होता, तो सृजन। विनाश करा, कोई चीज को खत्म करा, नाश कर दिया, तो इसका उल्टा होता दोस्तों सृजन, किसी चीज का जो है निर्माण करना। ओके नेक्स्ट 10 नंबर का था कविता का संदेश क्या, तो कविता का संदेश यही है दोस्तों, खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। और आजकल तो आपको पता है कि भलाई का जमाना भी नहीं रहा है, ठीक है। ऑप्शन डी को हम लोग फिर भी लोग करते हैं, जैसे कि पद्यांश में दिया गया उसी अनुसार हम लोग को चलना है, ठीक है, अपने अनुसार नहीं चलना है, ठीक है। अब है दोस्तों एक व्याकरण, यानी कि आप व्याकरण से प्रश्न पूछता है दोस्तों, और व्याकरण में दोस्तों किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं दोस्तों खतरनाक ट्रिक लेकर आने वाला हूं, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, नहीं दिक्कत है तो समझ लीजिए प्रश्न में और आपको एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है। कहता है 11 नंबर की चिड़िया आसमान में उड़ती है, वाक्य में कौन सी क्रिया। अगर दोस्तों क्रिया की पद पूछे, यानी क्रिया पूछता, ठीक है, पद नहीं पूछा, क्रिया पूछा, तो क्रिया दोस्तों होता है सकर्मक और अकर्मक, 2 क्रिया होते हैं। जिसमें दोस्तों कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाता है, जिसमें कर्म होता है दोस्तों वो सकर्मक क्रिया कहलाता है, ठीक है, सिंपल सा बात है। तो ये जो एक आपका वाक्य दिया गया कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, तो इस वाक्य में अगर दोस्तों कर्म खोजेगा तो कर्म आपको जीवन भर नहीं मिलेगा, और इसलिए नहीं मिलेगा, यहां पर कर्म का बात ही नहीं हो रहा है। चिड़िया कैसे उड़ती है, क्यों उड़ती है, ठीक है, ये तो बात हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं ये जो वाक्य है या कर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना होने पर, ठीक है, वह कौन सी क्रिया होती है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों उपस्थित है लेकिन तीसरा जो है कर्म उपस्थित नहीं होता। आपको पता है
कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों जिसमें उपस्थित होता है दोस्तों उसको हम लोग सिंपली से कहते हैं सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म उपस्थित नहीं होता उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है कि उत्तर का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। तो उत्तर का दोस्तों अनेकार्थिक शब्द क्या नहीं होगा? उत्तर मतलब होता है जवाब देना, उत्तर दो, प्रश्न का उत्तर दो, ठीक है। उत्तर मतलब दोस्तों उत्तर दिशा भी होता है और उत्तर मतलब दोस्तों बाद का भी होता है। लेकिन किसी भी प्रकार से उत्तर का अनेकार्थिक शब्द दक्षिण दिशा नहीं होगा। क्या आपको बोलेगा उत्तर दिशा में जाओ तो आप दक्षिण दिशा में जाएगा नहीं ना, यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 14 नंबर कहता है कि रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? दोस्तों व्याकरण जितना भी है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। रात ही रात में विग्रह अगर समस्त पद इसका क्या होगा तो आपको पता होना चाहिए कि रातों रात होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 15 नंबर, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वह कौन सा समास होगा? सबसे पहले बात कर दिया है अव्यय का। जब भी इस प्रकार का जिस समास में पहला पद अव्यय बताया जाएगा तो उसमें दोस्तों आंख मूंद के कहिएगा कि वह समास वही होगा जो पूछ दिया है अव्यय भाव समास, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर, ठीक है। 16 नंबर कहता है दोस्तों मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, ठीक है, जिसमें तो एक आपका प्रधान उपवाक्य होता है और शेष कौन सा उपवाक्य होगा? तो शेष दोस्तों वही उपवाक्य होगा। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा का दोस्तों आश्रित वाक्य होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। और नेक्स्ट 17 नंबर कहता है राजा का महल राजमहल कौन सा समास है? विद्या का मंदिर विद्या मंदिर, ठीक है। विद्या का मंदिर विद्या मंदिर, राजा का महल राजमहल। तो ये ऐसा प्रश्न में दोस्तों अगर पूछेगा कि कौन सा समास में, इसमें दोस्तों अव्यय भाव समास इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक का प्रयोग हुआ है? तो समुच्चयबोधक कहने का मतलब है जहां पर दो चीजों को जोड़ा जाता है और लगाकर, ठीक है। मोहन सोहन, रोहन गोहन, सीता गीता, ठीक है, और लगा दिया। अगर और जहां पर भी दिखे जो भी वाक्य में उसको राइट करना है। देखिए पहला ऑप्शन को देखिएगा तो मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है, पूरा दम अच्छा मित्र है, ठीक है। और आपका फ्रेंड का क्या नाम है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपका फ्रेंड तो होना भी नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, ठीक है। चलिए, क्योंकि आप सभी तो वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, फ्रेंड रहेगा तो शेयर जरूर करते हैं। 19 नंबर कहता है दोस्तों बच्चे गीत गा रहे हैं। इस वाक्य में कौन सा वाक्य वाच्य बोला हो? वाच्य। अगर क्रिया बोलता तो इसका कुछ और ही शब्द बनता, वाच्य में दूसरा होता, ठीक है। क्रिया वाला कर्मक से कर्म होता है। वाच्य में दोस्तों 3 गो वाच्य होता है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। बच्चे गीत गा रहे हैं, सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न रहे तो ये दोस्तों सिंपली कर्तृवाच्य इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए को करिए लोग। बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। कहता है मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद होगा? एक और भी प्रश्न दोस्तों काफी वायरल प्रश्न बोलता है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है। जहां पर भी द्वारा मीनिंग दिख जाए वाच्य का भेद होगा दोस्तों कर्मवाच्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग खंडगा पाठ्य पुस्तक में एंटर करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में बढ़ने से पहले सबसे पहले को गद्यांश दे दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं। पूछे गए प्रश्न का संदार से उत्तर दे देंगे। मन की मानी मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी दही। चाहती होती गुहारी जितही उते, धार वही सूरदास अब धीरे धीरे ही क्यों मर्यादा ना लही। तो दोस्तों ये तो क्षितिज बुक का आपको पता है कि पहला चैप्टर का है, ठीक है, जो कि आपका पद था। तो चलिए इसके द्वारा पूछेगा प्रश्न का संदार से उत्तर देते हैं और काफी मजा भी आएगा। प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में रह गई। तो दोस्तों आपको पता है, अगर इसको अच्छी तरह से पढ़े हैं तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो गोपियों की जो मन की बात है दोस्तों ये मन में रह गई थी, क्योंकि गोपी जो है दोस्तों क्या कहता था, कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी। और कृष्ण दोस्तों ये क्या क्या आता। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 22 नंबर कहता है
कि कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भेजवाया? तो आपको जो पता है कि कृष्ण ने उद्धव के द्वारा संदेश भेजवाया था गोपियों के लिए। और कैसा संदेश भेजवाया था? क्या मिलन का, क्या भक्ति का, क्या सगुन का? तो नहीं सर, तीनों में से कोई नहीं। ऑप्शन बी को बोलवे नहीं किया और यही वाला तो राइट आंसर है, यानी कि योग का संदेश भेजवाया था। ओके, चलिए 23 नंबर, कृष्ण के संदेश सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई? जो कृष्ण संदेश भेजवाया था उद्धव के द्वारा योग का संदेश सुनने पर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? जिस तरह से दोस्तों बिरहा की आग जलती है उसी तरह से, ठीक है, यानी कि बिरहा की आग जगी। ऑप्शन बी को करिए लोग और बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो आपको पता है कि गोपियां कृष्ण के प्रति अधिक प्रेम करती थी और कृष्ण भगवान जो प्रेम मर्यादा का उल्लंघन किए थे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों 25 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इसमें ना किसी प्रकार का गद्यांश न पद्यांश है, तो आपको अपने से उत्तर को पढ़ना चाहिए और इसके लिए दोस्तों हर एक चैप्टर का आपको समरी याद होना चाहिए, यानी कि समरी पढ़ना चाहिए, ठीक है। 25 नंबर का था उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता? तो उत्साह कविता दोस्तों ये ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर क्या करता? संकेत करते, यानी कि ऑप्शन बी को करिए लॉक और बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर, ठीक है। 26 नंबर का प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी छोटा प्रश्न है। जलजात का अर्थ क्या होता है? जलजात का अर्थ, तो जलजात मतलब होता है कमल का फूल। इसका अर्थ ही होता है दोस्तों कमल का फूल, ना बेली के फूल, ना गुलाब के फूल, ना जूही के फूल, ठीक है, कमल का फूल। क्योंकि कमल का फूल दोस्तों ये कीचड़ में रहता है और कीचड़ में दोस्तों जल रहता है और जल में कमल का फूल खिलता है, ठीक है। तो एक दोस्तों छोटा सा मैं प्रश्न पूछता हूं, ठीक है, छोटा सा, दंतुरित का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दंतुरित का अर्थ क्या होता है? उसका आंसर सभी का कमेंट में आना चाहिए, जिसके 27 नंबर के अनुसार आपको पता है कि नागा अर्जुन ने फसल के लिए किन किन आवश्यक की चर्चा की है? तो आपको पता है कि नदियों का पानी, किसान की मेहनत और मिट्टी के गुणधर्म और सूरज की किरण, सभी का यहां पर गुणधर्म बताया, यानी ऑप्शन डी का राइट आंसर होगा, ठीक है। 28, कितने साल तक हलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरे थे? तो लगभग दोस्तों, लगभग भी नहीं हम लोग बोल सकते, सीधा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए को करते हैं लोग 2 साल तक, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आपको इसमें गद्यांश दिया गया है, जो कि दोस्तों गद्यांश दोस्तों मैं गद्यांश को पढ़ूंगा नहीं, अगर मैं पढ़ लूंगा दोस्तों तो इसके द्वारा जो भी पूछेगा प्रश्न इसको देने में मजा नहीं आएगा, ठीक है, जो भी मजा है वो छीन लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों गद्यांश को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आखिर के किताब का ही है, तो किताब का अगर मान के चलिए एग्जाम में गद्यांश ना दे तो कैसे बनाइएगा? तो ऐसे ही बनाएंगे जिस तरह से हम लोग इस गद्यांश को नहीं पढ़ के बनाएंगे, ठीक है, यानी कि बिना पढ़े बनाएंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, ये जो गद्यांश है, ठीक है, ये किसके बारे में दिया गया है? तो ये नेताजी के चश्मे के बारे में दिया गया है। अब चलिए इतना तो बता दिया, तो बता दीजिएगा कि कौन कौन सा प्रश्न इसका राइट आंसर होगा। प्रस्तुत गद्यांश की कहानी किस कहानी से लिया गया है? चलिए मैं तो अभी आपको बताया को प्रस्तुत गद्यांश की कहानी किस कहानी से लिया गया है, तो अभी बताएं तो अभी तो भूले नहीं होंगे, ठीक है, अभी बताएं तो अभी तो भूले नहीं होंगे, अभी तो रोटी खाएंगे तो अभी भूले नहीं होंगे। तो ऑप्शन बी दोस्तों नेताजी का चश्मा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न कहता है हलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? तो हलदार साहब दोस्तों ये 15 दिनों के बाद उस कस्बे से गुजरे थे और लगभग 2 साल तक उस कस्बे के सिलसिला में गुजरे रहते थे, ठीक है। चलिए अब 31 नंबर कहता है कि कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। और दोस्तों इसका प्रश्न का जवाब मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है, तो सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में नेम के साथ आना चाहिए, ठीक है, नेम के साथ, ठीक है, सभी का आना चाहिए। क्या ऑप्शन? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन वाला ऑप्शन होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। 32 नंबर कहता है दोस्तों हलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा? जो हलदार साहब थे ऐसा क्यों लगा उनको कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा? तो इसीलिए लगा क्योंकि कैप्टन दोस्तों मर गया था और कैप्टन दोस्तों लंगड़ा मंझला आदमी था, ठीक है, और ये दोस्तों क्या करता था? तो चश्मा का फेरी करता था, ठीक है।
अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से फिर से प्रश्न पूछा गया, ना कि इसमें गद्यांश और पद्यांश ना दिया गया है, ठीक है। चलिए पूछता है कि बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाई। तो जो बाल गोविंद भगत के बेटे थे, ठीक है, उसके क्रियाक्रम में किससे आग दिलवाया था दोस्तों, तो आपको पता है पतोहू से, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते दोस्तों 34 नंबर प्रश्न कहता है बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का अर्थ क्या होता है। काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार पूछा है, ठीक है। श्रम बिंदु का अर्थ होता है दोस्तों पसीना, ठीक है, पसीना, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ओके। 25 नंबर दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, और ये छोटा सा पंक्ति दे दिया गया है, और एग्जाम में दोस्तों इसी प्रकार का छोटा सा पंक्ति दे देगा और इसके आधार पर दो क्वेश्चंस पूछ देगा, ठीक है। तो तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्ति किस कहानी से लिया गया है। तो अब तक दोस्तों हम लोग दो प्रश्न देखे जो बाल गोविंद भगत से था, तो ये भी आपका बाल गोविंद भगत का ही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर कहता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। तो कब देखा गया था दोस्तों, जब उनका इकलौता बेटा मरा था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये बढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक एक भी बार नहीं बोले हैं कि ना वीडियो को लाइक कीजिए ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो कर लीजिएगा, ठीक है। एक गद्यांश दिया गया दोस्तों जो कि माता के आंचल से लिया गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ लेंगे तो मजा ही छीन लिया जाएगा, इसलिए हम लोग दोस्तों सीधा प्रश्न को उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बोलता है इस गद्यांश का, ठीक है, प्रश्न पूछता है 37 में प्रस्तुत अंश किस कहानी से लिया गया है। तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया माता का आंचल से लिया गया, ऑप्शन से इसको लॉक कीजिए। 38 नंबर बोलता है कि लेखक की मां ने लेखक के घाव पर क्या पिसकर लगाई। तो आपको पता है कि जब लेखक गिर कर आए थे, ठेवना उना फोड़ कर आ गए थे, तो उस समय दोस्तों क्या लगाए थे, तारकेश्वर नाथ के जो जख्म हो गए तो उस पर हल्दी पिसकर लगाए थे, यानी हल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न है कि लेखक कहाँ डर कर छिप गया। तो जब दोस्तों आपको पता है कि चूहा के बिल में पानी डाले थे भोलानाथ तारकेश्वर नाथ, ठीक है, तो जिसका नाम शिव पूजम सहाय भी है, तीनों नाम से दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कभी भी किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ छिप गए थे, तो मैया के आंचल में छिप गए थे, ऑप्शन से ए इसका राइट आंसर होगा। और आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक करके जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए माता के आंचल में लेखक को क्या मिला। तो माता के आंचल में लेखक को दोस्तों प्रेम और शांति मिलाने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की यही रखता है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।